मृदुला जी आज जब बालकनी में अपनी कॉफ़ी का मग लेकर बैठी थी तो सुबह से तक मन फिर सामने की बालकनी को निहारने लगा था। लगता है आज विकास जी घर पर नहीं है, नहीं तो इस वक्त वो अपनी बालकनी में पौधों में पानी देते हुए दिख जाते थे और एक सामान्य अभिवादन हो जाता था जिससे मृदुला को लगता था कि कोई है जिससे मेरी रोज़ बातचीत होती है। एक सामान्य अभिवादन में ही उनका अपनापन और इतनी सारी अनकही बातें होती थीं कि कई बार रातों में जब मृदुला को अकेलापन लगता था तो उसे लगता कि कोई और भी है जो मेरे इस अकेलेपन का साथी है। आज सुबह से उसका मन थोड़ा उदास था क्योंकि इस बार नकुल ने कह दिया था कि वो शायद नहीं आ पाएगा। मृदुला जी को बड़ा अजीब लगता है जब कोई किसी बात को सीधे से नहीं मना करके शायद लगाकर छोड़ देता है। एक झूठी उम्मीद लगाकर खामखा क्यों इंतज़ार करूं? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सबका अपना घर संसार है। अब थोड़े ना किसी को माँ के प्यार की वैसी ज़रूरत है। भर आई आँखों से मृदुला जी ने सोचा, वैसे बात सिर्फ उनके खुद के जन्मदिन की कहाँ थी। वो 54 वर्ष की उम्र में खुद का जन्मदिन इतना मायने कहाँ रखता था। वो तो उनके नाती चीनू का जन्मदिन भी साथ साथ एक ही दिन पड़ता था, वरना वो अपना जन्मदिन नहीं मनाती। और मृदुला जी का जन्मदिन तो उनके पति ललित भी मनाया करते थे, बड़ी धूमधाम से। उनके जाने के बाद नीना और नकुल ही अगर कुछ आगे बढ़कर कर देते और चीनू का जन्मदिन साथ में मना देते थे तो ठीक, नहीं तो मृदुला कहाँ मानती थी अपना जन्मदिन। वैसे तो विकास जी को इस फ्लैट में आए हुए मात्र 2 साल ही हुए थे, पर एक तो एकदम सामने के पड़ोसी होने के नाते, दूसरे सुबह की सैर के वक्त की हाय हल्लों से एक परिचित जैसा होने का आभास होने लगा था। बातें तो बहुत कम होती थीं, पर पिछले कुछ महीनों से उनमें हाय हल्लों से कुछ ज़्यादा बात होने लगी थी। जब से विकास जी की बहू बेटे और पोता आकर गए थे, उनकी बहू मृदुला जी से हल्की फुल्की बातचीत कर लेती थी और जाते समय उनसे मिलने आई तो उसने अनायास ही मृदुला जी के पैर भी छुए और न जाने उन्हें कैसे बड़े अधिकार से कहते हुए गई कि बाबूजी का ध्यान रखिएगा। कितना अपनापन और विश्वास था उसके शब्दों में। तब से मृदुला जी अक्सर अपनी काम वाली सविता के हाथों कुछ अच्छा बनता तो भिजवा देती थी, या कभी बातों बातों में मालूम पड़ता कि उन्हें कोई चीज़ पसंद है खाने में तो ज़रूर बनाती और उन्हें भिजवाती थी। विकास जी के पास किताबें बड़ी अच्छी अच्छी थी जो वो अक्सर मृदुला जी को दिया करते थे पढ़ने को, जो अनजाने में एक डोर सी बंधी हुई थी दोनों के बीच। विकास जी को तो कभी मृदुला जी के जन्मदिन के बारे में पता ही नहीं चलता। वो तो एक बार शाम को सब्जियां लेते हुए रास्ते में विकास जी टकरा गए थे और सामान्य अभिवादन से कुछ ज़्यादा खुलकर बातें करने लगे, कदाचित अपने फ्लैट के आसपास के लोगों की परवाह करके, और उनसे भी ज़्यादा मृदुला के सम्मान की परवाह उन्हें ज़्यादा थी, इसलिए घर के आसपास उससे बिल्कुल अजनबी की तरह व्यवहार करते, ताकि एक अकेली रहने वाली महिला और एक विदुर पुरुष को लेकर समाज बातें न बनाए। अरे, आज तो आप काफ़ी सब्जियां लेकर आ रही हैं। वैसे आपके बैग में मैंने हमेशा बहुत कम सब्जियां देखी हैं। क्या बात है, कोई पार्टी वार्टी है तो हमें भी बुलाया जाएगा कि नहीं? विकास जी ने यूं ही चुटकी लेते हुए कहा तो एक बार की मृदुला को यकीन नहीं आया कि धीर गंभीर से विकास जी ऐसी चुहलवी कर सकते हैं। अरे कुछ खास नहीं, मेरे नाती का जन्मदिन है और इस बार भी वो लोग यहाँ मनाने वाले हैं। ये मैं सोच रही थी तब तक कुछ सामान लाकर रख दूँ और उनके आने पर अच्छी अच्छी सब्जियाँ बना दूँगी जो उन्हें पसंद है। अलबत्ता मेरा नाती चीनू छोटा बच्चा है
लेकिन उसे मेरे हाथ की आलू मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मुश्किल से 6 साल का है, लेकिन अभी भी कहता है कि नानी के हाथ का आलू मटर खाऊंगा। और साथ में कुछ और चीज़ें ले लिया हैं। बेटी को पसंद है गाजर का हलवा, तो बेटे को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। दोनों बच्चे सपरिवार आने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि अरसे बाद मेरे घर में त्योहार है, क्योंकि साल में एक बार ही दोनों बच्चे आ पाते हैं। अपने पिता की बरसी पर न जाने अंतिम वाक्य बोलते बोलते कैसे मृदुला जी की आंखें भर आईं। आज भी वो इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं कि ललित जी नहीं रहे, इसलिए उनके बरसी की बात पर उनकी आंखें भीग गई थी। विकास जी मृदुला जी की खुशी देख रहे थे। सच संतान की खुशी, संतान से जुड़ाव, एक माँ का एक ऐसा रिश्ता चेक माँ के आत्मा से लेकर पूरे शरीर की हरकतों में दिखता है। रोज बेजान से चलने वाले मृदुला जी के कदम आज 16 साल की चंचल नवयुवती जैसे लग रहे थे। वो रह रहकर मुस्कुरा पड़ती थी। आज तो मृदुला जी के विकास जी से भी तेज चल रही थी और विकास जी एक तरह से मंत्रमुग्ध होकर अपनी सलज्ज मुस्कान वाली बेहद सौम्य पड़ोसन को देख रहे थे। 2 दिन बाद ही तो सब जाने वाले थे और शनिवार के साप्ताहिक बाजार में सब्जियां वगैरह लेने के बाद अब एक तरह से मृदुला जी अपने मन में विचार करने लगी थी कि क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वो तो अच्छा था कि सोमवार को छुट्टी पड़ रही थी और सोमवार को ही वो लोग आने वाले थे। एक तरह से उन्हें काफ़ी सारा समय मिल जाएगा। बाकी ऑफिस के कुछ कैजुअल लीव बचे थे, इससे उन सबको मिलाकर 5 दिन का लीव ले लिया था। बेटी नीना और दामाद जी 1 सप्ताह रहने वाले थे। बेटा नकुल सुबह मना कर चुका था कि वो नहीं आ पाएगा। नकुल और सुमित्रा पूरे 5 दिन रुकने वाले थे, पर अब तो वो लोग आ ही नहीं रहे थे। खैर चलो कोई बात नहीं, कम से कम नीना तो आ रही थी। उन्हें इसी बात का संतोष था। अभी तो उन्हें अपने नन्हे नाती जीनों के लिए बहुत सारी तैयारी करनी थी और इन तैयारियों में उसने अपनी कामवाली सविता को भी लगा रखा था। शाम में नीना का फ़ोन आया कि माँ, अचानक निखिल की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग नहीं आ पाएंगे। सॉरी माँ, हम लोग गर्मी की छुट्टी के समय आ जाएंगे। सुनकर मृदुला जी पर जैसे वज्रपात हुआ। मृदुला जी फ़ोन कटने के बाद भी कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रह गई। फिर उन्हें कुछ याद नहीं। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और पसीना आ रहा था। सीने में दर्द भी बहुत था। उनका सर इतनी जोर से चकराया था कि उन्हें सहारे के लिए अपने बगल की तिपाई पकड़नी पड़ी थी। वो सोफे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। वो तो अच्छा था कि तभी घर में काम वाली बाई सविता घर पर ही थी और उन्हें सहारा देकर लिटाकर किसी तरह बालकनी से आवाज़ देकर विकास जी को बुला लिया था। अब जब फ़ोन पर उन्होंने सुना कि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि सविता की नज़र उन पर पड़ी और वो झाड़ू लगा रही थी। हड़बड़ी में झाड़ू वाले हाथ से ही उसने उन्हें बैठा दिया। उसे इतना भी याद नहीं रहा कि उसने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है। मृदुला जी को नीना की बात से हल्का सा दिल का दौरा पड़ गया था, जिसे विकास जी और सविता ने समय रहते संभाल लिया था। वैसे ललित जी के आने जाने के बाद ये 5वां साल था जब उनका नाती अपने जन्मदिन मनाने के लिए नानी के पास नहीं आ रहा था। कुछ सालों से नीना ने एक नियम बना रखा था कि हर साल वो चीनू का जन्मदिन अपनी नानी के साथ ही मनाने चली जाती थी। इस तरह से बच्चे को नानी का आशीर्वाद मिल जाता और वो अपने बहुत सारे गम भूल जाती थी। इसी बहाने से होली में एक तरह से घर में चहल पहल होती थी। कभी कभी नकुल आता था तो कभी नहीं आ पाता था, पर इस साल नकुल भी बड़ोदरा से आने वाला था और कोटा से नीना आने वाली थी। वैसे देखा जाए तो सूरत, बड़ोदरा, कोटा ये जगह इतनी दूर नहीं थी, लेकिन अभी मृदुला जी की उम्र तो हो गई थी
और साथ में बैंक की नौकरी, सब मिला जुला कर वो कहीं जा नहीं पाती। घर में इतना सामान भी था और एक तरह से अपनी नौकरी के साथ नियमित दिनचर्या में वो रम गई थी। उन्हें किसी और जगह जाने पर एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती थी। बेटी नीना का ससुराल वैसे भी जॉइंट फैमिली वाला था। इधर नकुल की मलयालम बीवी के साथ उन्हें संवाद स्थापित करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। उसने मलयालम लड़की से शादी की थी। वैसे तो सुमित्रा अच्छी थी, लेकिन पता नहीं कैसे मृदुला उनके साथ एक बॉन्ड नहीं बना पाई थी। शायद माँ बेटी का तगड़ा बॉन्ड देखकर सुमित्रा ने भी उनके बीच में अपनी कोई पहचान बनाने की कोशिश नहीं की थी। नीना मृदुला जी को बहुत प्यार करती थी और एक तरह से मृदुला जी भी अपनी बेटी पर सारा प्यार लुटाकर खाली हो चुकी थी। वैसे भी उनके ख्यालात सुमित्रा से थोड़े अलग थे, तो बहू को उन्होंने बहू ही रहने दिया, बेटी बनाने की कोशिश नहीं की। इधर उनकी बहू सुमित्रा भी अपने लिमिटेशंस समझती थी, इसलिए वो कभी भी आगे बढ़कर के अधिकार नहीं जमाती थी। एक तरह से ऐसा रिश्ता था जो झगड़ा था, ना ही अतिरिक्त प्रेम था। एक और बात थी जिस वजह से नीना उनकी बहुत परवाह करती थी कि ललित जी अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने नया घर लिया था और आवासीय फ्लैट में से यह फ्लैट बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ उनकी लोगों से ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। 1 साल के अंदर ही वो इस दुनिया से चले गए, तो मृदुला जी अपने आप में और भी सिमट कर रह गई। 1-2 बार उनकी पार्क में कभी मुलाकात से हो जाती और या फिर कभी मंदिर में उनकी मुलाकात कुछ पड़ोसन से हो जाती थी। इसके अलावा उनकी पड़ोस में कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। हाँ, विकास जी उस बैंक में सीनियर अफसर थे जहाँ मृदुला का बैंक अकाउंट था, इसलिए अक्सर उनसे उसकी बातचीत हो जाती थी। फिर संजोग ऐसा था कि दोनों के घर भी आसपास थे, तो इसलिए विवादन से बढ़कर भी कभी कभी कुछ बातें हो जाती थी। अलबत्ता दोनों समाज के नियमों से इतना घिरे हुए थे और संस्कारी भी थे, इसलिए सबके सामने दोनों बात नहीं करते थे। सबको पता था कि मृदुला जी और विकास जी में बात होती है और कभी कभी विकास जी चाय पीने भी आते हैं। इसलिए आज मृदुला जी की तबीयत खराब होते ही सविता सीधे उन्हें ही बुला लाई थी। संजोग अच्छा था कि छुट्टी का दिन होने की वजह से वो घर पर ही थे। सविता के बुलाने पर वो बदहवास से हवाई चप्पल में ही आ गए और मृदुला जी को तुरंत अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। वहाँ डॉक्टर ने हल्का सा दिल का दौरा बताया था और उन्होंने फटाफट मृदुला के फ़ोन से मीना और नकुल को फ़ोन किया। पहला फ़ोन भी नहीं उठाया और जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि माँ अस्पताल में है, वो फूट फूट कर रोने लगी। फ़ोन पर उसने बताया कि हम लोग तो माँ को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए हमने कहा कि हम नहीं आ रहे, जबकि अभी रास्ते में हैं। 3 घंटे बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वक्त की नज़ाकत देखकर विकास जी चुप रह गए थे, वरना उन्हें नीना पर बहुत गुस्सा आया था। उम्र के इस पड़ाव पर भी कोई अपनी माँ से ऐसा मजाक करता है भला। शाम तक नीना आ गई थी और तब तक मृदुला जी को भी होश आ गया था। डॉक्टर ने रात भर ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद कही थी कल सुबह होने पर डिस्चार्ज मिल जाता। उस रात घर में नकुल भी आ चुका था और नीना भी। दोनों के बच्चे और सुमित्रा गरम गरम खाना बनाकर जब अस्पताल में ले गई, उस वक्त ना जाने वाला जी के मन में कैसा प्रेम भाव आया कि उन्होंने सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। कदाचित सामान्य मृत्यु को इतने सामने देखकर उनके मन में कदाचित छोटे छोटे कलुषित विचार और भेदभाव तिरोहित हो गए। आज उन्होंने सुमित्रा को भी लगभग अपना लिया था। रात में उनके पास सुमित्रा रुक गई थी, क्योंकि नीना उनकी अनुपस्थिति में घर को संभाल रही थी और सबको देख रही थी। और वहीं रुक गए थे विकास जी। वो चुपचाप बेंच पर बैठे रहे थे। हालांकि डॉक्टर ने इतनी बार आकर कहा कि वो घर जा सकते हैं,
पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनकी फिक्र देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मृदुला जी उनकी पत्नी नहीं है। रात आधे से ज़्यादा बीत चुकी थी। मृदुला जी दवा के प्रभाव से सो रही थी। तभी सुमित्रा आकर विकास जी के बगल में बैठ गई और बोली, अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो पता नहीं मम्मी जी का क्या होता। आप उनका इतना ध्यान रख रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। सुमित्रा की तमिल टोन वाली हिंदी सुनकर विकास जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काफ़ी देर के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद दोनों कुछ अनौपचारिक बातें भी करने लगे। उसी में पता चला कि सुमित्रा अच्छे घर की थी और एक तरह से वो और नकुल वैचारिक क्षमता की वजह से करीब आए थे। वैसे तो उनकी शादी माता पिता की मर्जी से हुई थी। ललित जी और मृदुला जी ने दिल से स्वीकार किया था ये रिश्ता, लेकिन पता नहीं क्यों मृदुला जी सुमित्रा से थोड़ी खिंची खिंची रहती थी। इसलिए भी सुमित्रा थोड़ा डरी सहमी रहा करती थी। जब मृदुला जी और सुमित्रा में भी दिलों की दूरी कम होती जान पड़ती थी। आज बातों ही बातों में सुमित्रा को भी विकास जी के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलीं। जैसे कि विकास जी का एक ही बेटा है जो अमेरिका में रहता है और उनकी पत्नी का देहांत हुए लगभग 8 साल हो गए हैं। वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि उनकी यादों में से पीछा नहीं छुड़ा पाए थे, इसलिए उस घर से कहीं नहीं जाते थे और उनके रिटायरमेंट में वो मात्र 2 साल बचे हुए थे। एक तरह से उन्हें मृदुला जी की काफ़ी फिक्र थी और बहुत सोच समझकर कदम रखने वाले विकास जी उस फिक्र को सिर्फ एक पड़ोसी धर्म कह रहे थे। अब तक चाहे जितनी भी उम्र भी थी सुमित्रा की, वो इतना ज़रूर जान चुकी थी कि विकास जी और मृदुला जी अनजाने में एक डोर से बंधे हुए हैं और एक दूसरे के सम्मान के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मन में प्रेम की भावना भी प्रस्फुटित हो चली है। क्योंकि सुमित्रा मृदुला जी से बात करते करते कई बार विकास जी का नाम सुन चुकी थी और अभी पिछले 1 घंटे में जितनी भी बातें विकास जी से हुई थी उसमें सिर्फ मृदुला जी के बारे में चिंता ही झलक रही थी। उन्हीं के बारे में इस बात हो रही थी। कुछ तो चल रहा था सुमित्रा के मन में, लेकिन वहाँ से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सुमित्रा अब तक अंदाज़ा लगा चुकी थी कि कुछ तो एकाकीपन था और फिर दोनों एक दूसरे के घर के सामने भी तो रहते थे। यह भी एक तरह का संजोग था। इसलिए विकास जी और मृदुला जी से बातचीत होती रहती थी और बहरहाल बहुत दिन बाद आज पूरा परिवार इकट्ठा बैठा था। मृदुला जी अस्पताल से घर आ चुकी थी। वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी और पूरे परिवार के बीच काफ़ी खुश भी लग रही थी। इस बीच विकास जी 2 बार घर पर आकर उनका हालचाल पूछ गए थे। बाकी समय में हर दिन 3-4 घंटे में व्हाट्सएप पर उनका मैसेज आ जाता कि कैसी हो। इन सब बातों में मीना एक बात और गौर कर रही थी कि जब तब माँ अपना फ़ोन खोलकर देख लेती थी। पहले तो मृदुला जी को बच्चों के साथ रहते हुए याद ही नहीं रहता था कि उनका फ़ोन कहाँ पर है, लेकिन अब वो अपने फ़ोन को लेकर बहुत सचेत रह रही थी। इसके अलावा जब कभी माँ का हालचाल पूछने विकास जी घर पर आते थे तो माँ के चेहरे पर एक लुनाई दिखती और कई बार माँ की आंखें शर्म से झुक जाती। एक बार ऐसा ही मौका था, विकास जी ने माँ को अपना ध्यान रखना कहा था और माँ की आंखें झुक गई थी। नीना के साथ नकुल ने भी इस बात पर गौर किया था और जैसे ही उसने अपनी नज़रें उठाई तो उसकी नज़र सुमित्रा से टकराई थी। दोनों में कहीं ना कहीं एक ही बात चल रही थी जो दोनों बोलने से कतरा रही थी। आखिरकार नीना ने हिम्मत की शाम के समय थोड़ा पार्क में टहल आने की बात कहकर वो सुमित्रा को लेकर चल दी और उसने बड़ी ही गंभीर आवाज़ में सुमित्रा से कहा, भाभी आप गौर कर रही हो कि माँ विकास जी के साथ काफ़ी जुड़ गई और विकास जी भी उनकी बहुत फिक्र करते। कहकर सुमित्रा ने सिर्फ सहमति में
सिर हिलाया। वो बेचारी क्या कहती, इन माँ बेटी के बीच में उसे कुछ भी बोलते हुए डर लगता था। एक तो वो दूसरे प्रदेश से आई थी, इसके अलावा कहीं ना कहीं सुमित्रा जी पहले जो उससे एक दूरी बरतती थी, इसलिए वो भी अपने खोल से बाहर नहीं आती थी। लेकिन आज जब नीना ने ये बात कही तो उसने भी अपनी सहमति जताई और कहा था, नीना दीदी, अगर दोनों साथ रहकर खुश रहते हैं तो हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वही तो भाभी, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना माँ तो शर्मीली हैं और विकास जी भी उनसे कुछ 2 कदम आगे ही लग रहे हैं। ऐसी हालत में दोनों इतने सब और संस्कारी हैं कि उनके मुंह से तो कोई बात निकलने से रही। नैना के कहने पर जब सुमित्रा भी योजना बनाने लगी कि ऐसा क्या हो कि आसानी से ये बात कही जा सके, अचानक नीना ने कहा, हम दोनों तो स्त्रियां हैं, इसलिए स्त्री के मनोभाव को समझती हैं, पर पता नहीं नकुल भैया और निखिल जी के लिए स्वीकार करना आसान होगा कि नहीं। आज आप उनके मन की था लीजिए, फिर जैसा भी हो मुझे बताइए, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही उनकी पार्क की छोटी सी सभा खत्म हो गई थी। दोनों जब घर आए तब उन्हें एक आश्चर्यजनक चीज़ देखने के लिए मिली। विकास जी घर आए हुए थे और भैया विकास जी और माँ दोनों के लिए चाय बना रहे थे। उस वक्त नीना के पति निखिल चीनू को लेकर बाजार गए हुए थे। भैया जिस ढंग से विकास जी को चाय लेने का आग्रह कर रहे थे और दोनों घुल मिलकर बात कर रहे थे, इतना सहज बातचीत और इतने सहज व्यवहार को देखकर सुमित्रा और नीना को अपना आगे का काम कुछ आसान सा लग रहा था। उस रात का खाना उन लोगों ने माँ के बाद खाया। वैसे सब साथ में खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस बारे में बात करनी है। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मृदुला जी सो चुकी हैं, तब सबसे पहले नीना ने ही बात शुरू की। भैया और निखिल जी, आप देख रहे हैं माँ का ख्याल कितना रख रहे हैं विकास जी। वही तो मैं भी सरप्राइज हूँ कि दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि दोनों एक दूसरे को बरसों से नहीं जानते हैं। और माँ को तो विकास जी के पसंद नापसंद भी पता है और विकास जी को भी माँ के बारे में काफ़ी कुछ पता है। बहुत अच्छा लगा कि हमें अम्मा की चिंता थोड़ी कम होगी, क्योंकि विकास जी उनके ऊपर परवाह करने के लिए हैं। नकुल ने कहा, फिर हम लोग चले जाएंगे तब, पर जब शायद माँ उनको इतना खुलकर विकास जी से बात नहीं कर पाएंगी। हमारा समाज आज भी स्त्री पुरुष की बातचीत के सामान्य बातचीत को सामान्य नहीं समझता। ये निखिल का अनुभव स्वर था। हाँ जीजा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं सोच रहा था कि भैया हम भी वही सोच रहे हैं। नकुल की बात बीच में ही काट करके नीना ने कहा, और उसके बाद दोनों को शादी के लिए मनाने में तो बहुत मुश्किल हुई थी। विकास जी थोड़े ना नुकुर के बाद मान गए थे। माँ शर्माई ले जा ही रही, पर सहमति भी नहीं जताई। विकास जी के बेटे को भी खबर दे दी तो उनका बेटा जब अमेरिका से आया तो काफ़ी नाराज़ था। उसे ज़्यादा मतलब इस बात से था कि कहीं मृदुला जी के नाम पर ये घर ना कर दें, तो उसे स्पष्ट कर दिया गया कि ऑलरेडी मृदुला जी का फ्लैट उनके नाम है, इसलिए इस घर पर वो अधिकार नहीं जमाएंगे। विकास जी को अपने बेटे प्रबुद्ध के छोटी सोच पर अफसोस हो रहा था। लेकिन एक प्रेम कहानी में सब कुछ अगर कुछ अच्छा हो तो मज़ा नहीं आता। ये नीना के शब्द थे। और फिर शुभ मुहूर्त में दोनों ही की पहले कोर्ट में शादी हुई, फिर उन्हें आसपास के पड़ोसियों को बुलाकर एक प्रीति भोज का आयोजन कर दिया था। हमेशा की तरह समाज में कुछ लोगों ने इसकी सराहना की तो कुछ दबी जवान से बुढ़ापे की शादी पर हंस रहे थे, तो कुछ तो दबी जवान से ये भी कह रहे थे कि कब्र में पैर अटके पड़े हैं और इनके शौक देखो। लेकिन ना तो नीना को, ना सुमित्रा को, ना निखिल को और ना नकुल को इसकी परवाह थी, क्योंकि उनके चेहरे पर इसलिए इत्मीनान था क्योंकि उनकी माँ आज खुश थी।
हालांकि इस उम्र में सच्चे और सही जीवन साथी शादी का मिलना कितना मुश्किल है, क्योंकि शारीरिक आकर्षण, शारीरिक संबंधों को लेकर जो विवाह होता नहीं, सिर्फ मन मिले की बात है। और विकास जी और मिथिला जी का मन मिला हुआ था। एक तरह से उन्हें मन का मीत मिलना कह सकते हैं। 7 दिनों के लिए आई थी नीना और लगभग 17 दिन बाद जा रही थी। नकुल ने भी अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी और अपनी माँ का हाथ उनके जीवन साथी के हाथ में सौंप कर कदाचित निश्चिंत भाव से वो रवाना हुए थे। आज विकास जी और मृदुला जी दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे की लाठी बने हुए थे। शादी के बाद ये पहला अवसर था जब बालकनी में कॉफ़ी पीती हुई मृदुला जी अकेली नहीं थी। उनके बगल में विकास जी भी बैठे हुए थे और दोनों सामने की बालकनी को देखकर हंस रहे थे। जो फ्लैट प्रबुद्ध गुस्से और असुरक्षा की भावना के तहत अपने नाम करा गया था, बच्चों ने आग्रह करके विकास जी को माँ के साथ रहने का आग्रह किया था, जिसे विकास जी जैसे स्वाभिमानी सज्जन पुरुष बहुत मुश्किल से ही मान पाए। ये एक ऐसी शादी थी जिसमें लड़का लड़की के घर रहने आया था। वैसे भी किसी ना किसी को तो किसी के घर जाना होता। इस बार विकास जी ने ये कदम उठाया था और मृदुला जी ने उनकी इस कदम की सराहना की थी। ये एक ऐसा अनोखा विवाह जिसमें मन मिले थे और घर वालों की भी सहमति थी। क्या हुआ जो विकास जी का बेटा प्रबुद्ध को मंजूर नहीं था, कल को वो भी इस रिश्ते की मंजूरी जरूर दे देगा, ऐसा विकास जी को विश्वास था। आज 2 कांपते हाथ एक दूसरे का सहारा पाकर मजबूत हो गए थे। चाहे उनके विचार विपरीत रहे हों, पर जीवन के सफ़र में आगे साथ चलना दोनों ने मन से स्वीकार किया था। अब नीना और नकुल को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी माँ के बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। यदि हर कोई उन बुज़ुर्गों की इस तरह से कदर करे, क्यों बुज़ुर्ग एकांत जीवन जिए, एकांकी जीवन जिए, क्यों ना उनका कोई ना कोई सहारा बन जाए। तो दोस्तों, है तो ये कड़वी बात, लेकिन समाज स्वीकार करे इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी यदि पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।